भारत के विदेशी संबंध। अभी तरोताज़ा बात करूँ तो अगले 2 दिन में अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। हाँ, दिल्ली आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, दिल्ली आएंगे कि G20 का एक सम्मेलन हो रहा है, उसमें आएंगे। ठीक है, तो मोदी जी वहाँ पे गए तो वो भी यहाँ आ रहे हैं। अपन भी अपने समाज में आते जाते रहते सही है ना। यानी कि अपन कहीं जाते हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों के कहीं जाते हैं तो वो भी अपने काम होता है तब आते हैं। ऐसा अक्सर अपन को देखने को मिलता है। अपने देश के प्रधानमंत्री भी अलग अलग देशों में जाते हैं, वहाँ की संस्कृति को देखते हैं, वहाँ के इतिहास को, वहाँ की परंपरा को, वहाँ के रीति रिवाजों को देखते हैं। हमारे यहाँ भी क्या करते हैं, वो वहाँ के जो कोई भी राष्ट्रपति होते हैं वो यहाँ आते हैं। तो ये इससे एक संबंध बन जाता है। तो किसके राष्ट्रपति आएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे अभी। अमेरिका से क्या संबंध है? अपना अमेरिका से संबंध है ना। क्यों? हाँ, वो पेप्सी तो वहीं से आती है। क्या वो आती ना, क्या आती? होल्डिंग आती ना। यूट्यूब चलाती है, अमेरिका। यूट्यूब चलाती है, ये भी अमेरिका की तो है। इसलिए तो होल्डिंग। तो फिर अगर दोनों देश के बीच रिलेशन अच्छे नहीं हो तो वो बोले मैं भारत में अपने प्रोडक्ट नहीं दूंगा, बंद करो इसको। हो सकता है ऐसा? फिर साले अपने इंडिया वाले कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठ जाएंगे या अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे, समझी। लेकिन अभी जो जितनी भी चीज़ें अपन एज ए टेक्नोलॉजी में चला रहे ना, तो जो विकसित देश है उनका हाथ जरूर है। मोबाइल चाइना का चला रहे हैं क्योंकि चाइना विकसित है, अपना पैसा चाइना जा ही रहा है। तो ये जो संबंध है, इन संबंधों से क्या होता है, देश का डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है। ठीक है, और आयात निर्यात का काम है, अपन को बहुत सहूलियत मिलती है। कभी भी आयात निर्यात का काम होता है अपन को बहुत सहूलियत मिलती है। यानी कि किसी देश से जैसे तेल भी मंगाना है, ठीक है, अपने इंडिया में तो है नहीं इतना, बाहर से ही मंगाना पड़ता है सारा। तो अगर वहाँ के प्रधानमंत्री है, वहाँ का जो भी राष्ट्रपति है, उससे हम संपर्क में रहेंगे, एज ए फ्रेंडली दोस्त की तरह व्यवहार करेंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, सही है ना। जैसे दुकानदार को अपना दोस्त ही होता है तो बोलता है वारे इसको थोड़ा कम में दे दो, होता है ना। नॉर्मली जैसे हम किसी कपड़े वालों को जानते हैं, वहाँ कपड़े लेने जाते हैं तो वो 100 रुपये कम लेता है। हालांकि ऐसे नहीं होता है, वो 300 बता के फिर 200 ले लेता है और कीमत 100 की होती है। प्राइस 300 बताएगा, 200 ले लेगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा लेगा ही लेगा। लेकिन इन संबंधों के कारण कुछ न कुछ मतलब देश के डेवलपमेंट में योगदान रहता है। तो अब बाहरी देशों का किस प्रकार अपने देश के साथ हस्तक्षेप रहा, किस प्रकार के संबंध रहे ना। जिस प्रकार दो दोस्त के बीच रिलेशन होता है, कभी झगड़ लेते हैं, कभी प्यार से रह जाते हैं, कभी न जाने क्या कर लेते हैं, कभी भग जाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल देश के साथ ही वैसी, एक देश का संबंध दूसरे देश से किस प्रकार है, या एक देश दूसरे देशों के साथ किस प्रकार संबंध रखता है, किस प्रकार उनके साथ संपर्क में। अब क्या क्या इस लेसन में दे रखा है उसकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है बाहरी चुनौतियाँ। देश का डेवलपमेंट चल रहा है, बाहर से कोई आक्रमण कर दे क्या होगा, डेवलपमेंट वही रुक जाएगा और उसको संभालो पहले। कौन सी चुनौती? देश का डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है, विकास चल रहा है, विभिन्न योजनाएं चल रही है अच्छी अच्छी, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, बीच में युद्ध चालू हो गई तो पंचवर्षीय योजनाएं बंद करनी पड़ी, सैनिकों को इधर लगाना पड़ा, धन व्यय सब इधर लगाना पड़ा। क्योंकि सबसे पहला जो अपना काम है वो क्या है कि अपने देश की सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा करना। तो सारा मामला उधर लग गया और विकास अपना ठप हो गया, समझी। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा 1962 में, 1965 में और 1971 में अपने पड़ोसी देशों से भी युद्ध हुए थे। उस कंडीशन को भी अपन को हैंडल करना था। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें इस पार्ट में दे रखी है, उनको अभी हम और डिटेल में देखते हैं। अब लेसन के और हम आते हैं और कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लेसन से थोड़ी बता रहा था हैं? लेसन से थोड़ी बता रहा। किसने बोला? किसने बोला लेसन से नहीं बता रहा था? तो है काम पे ये पता ही नहीं है तेरे को? अभी बताता हूँ। बताया जो तो समझ में आया भाई। इसीलिए मैंने एक प्रश्न भी तेरे को दिया था
कि भारत के डेवलपमेंट में, यानी कि भारत के विकास में अगर हम प्रधानमंत्री होते तो किस प्रकार अपना योगदान देते, ऐसा पूछा था उन बच्चों को, पूछा था। नहीं लगाते हैं यहाँ पे काम जो चाहिए वो इस लगाते, कैसे पर्यावरण सुरक्षा बचाते, देश का डेवलपमेंट कैसे करते, ये प्रश्न मैंने दिया था, अंकित तेरे को दिया था, हैं? प्रधानमंत्री होता था। हाँ, क्या उत्तर लिखा? मैं एक बात पूछूं, हाँ। नरेंद्र मोदी है, हम्म। वो पूरा देश का ध्यान कैसे रखता है, इतना दिमाग वो कहाँ से लाता है? हमारे तो हमारा घर कहीं से रहता है। सबसे अच्छी बात है प्लानिंग, ठीक है। अपन जैसे प्लानिंग करते हैं, नहीं करते कि अपन तब तक रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे तब वो कर लेंगे, तो इस प्रकार वो भी कॉन्सेप्ट चलाता है अपना, वो आइडिया लगाता है। योजना आयोग के बारे में सुना नहीं सुना? योजना आयोग क्या करता है? आइडिया देता है कि अरे मोदी जी देखिए ये करके देखते हैं, उनको जमता है तो करते हैं, हाथ देकर लगाओ मामला, हारे आ जाता है, चल जाता है काम, ठीक है। तो कुछ ऐसी योजनाएं यहाँ पे होती है। अब लेसन के अंदर से कुछ हाईलाइट पार्ट अपन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इन्होंने बिंदु दे रखा है अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी दूसरे देशों से किस प्रकार अपने संबंध है। तो जिस समय अपना जो देश आज़ाद हुआ था उस समय अंतरराष्ट्रीय संबंध जो थे वो बहुत संबंध, संदर्भ है लेकिन संबंध बता रहा हूँ मैं संबंध बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जिस समय अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय अपने देश के संबंध दूसरे देशों से किस प्रकार थे उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कर रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ था तब अपने देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थी उसके बारे में तेरे को बताएं। देश का डेवलपमेंट करना, गरीबी हटाना, संविधान का निर्माण करना, एक लोकतंत्र की स्थापना करना, इतनी सारी कमियाँ अपने यहाँ थी, सही बात है। इसके अलावा लोगों को एकजुट रखना, देश का मतलब राजस्थान का एकीकरण भी हुआ था, देश के पूरे देश का भारत का एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होनी थी। उस समय भारत एक गहन संकट में था, हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में थे, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने बहुत से मामले अपने बिगाड़ दिए थे, पूरा अपना एनवायरनमेंट ही ख़राब कर दिया था, ऐसे कह सकते हैं। तो उसको वापस एक प्रॉपर कंडीशन में लाना हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था। तो गरीबी वाली दिक्कत भी थी और दूसरे देशों से भी हमें संबंध बनाने थे, यानी कि ज़रूरत तो रहेगी ना, अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो किसी न किसी से तो हेल्प लेंगे। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पर अपन को देखने को मिल रही थी। तो फिर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए, ठीक है। उन लक्ष्य को मतलब एज ए संविधान में भी तुमने देखा होगा, विभिन्न प्रकार के मतलब लोगों को समानता दी गई, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिए गए। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यस, बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अंकित स्माइल करो, हाँ आप बट इसके अलावा एक जैसे कोई भी देश होता है ना, वो मतलब संबंध किससे बनाएगा, एक ऐसे देश से बनाएगा जो पहले से ही विकसित है, ठीक है। अपन को पाकिस्तान से संबंध बनाना चाहिए या अमेरिका से? क्यों? पाकिस्तान तो चीन में बिक रहा है ना, तो नहीं तो प्रधानमंत्री होगी तो किस देश से संबंध बनाती? अमेरिका से। अमेरिका हमारे क्योंकि वो विकसित देश है, ठीक है, और ये गरीब देश है। ये हमसे क्या देगा? कुछ नहीं दे सकता, और ले सकता है। जगह भी हड़प रहा है तो हमें क्या देगा? कुछ नहीं देगा ना। अमेरिका तो हथियार और देता है हमें। बहुत अच्छा, अभी मोदी जी आ रहे हैं ना, हथियार से संबंधित बात हो सकती है मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच। क्या? हथियारों से संबंधित बात हो सकती है कि डील करो, क्या उसके पास लेटेस्ट तकनीक आई हो, कुछ अपने उनको मिल जाए, तो और इससे अच्छी बढ़िया बात कौन सी हो सकती है? तो संबंध काम आए कि नहीं आए? यस। फिर बहुत सी चीज़ें इसमें दे रखी है। देखो मैं लाइन पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनना।
विकासशील देश आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। सही है बिल्कुल, नहीं आई समझ में? वही लाइन है जो भी मैंने तेरे को समझाई थी। क्या विकसित देश ताकतवर वापस देशों बोल रहा से? सुनना। विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। हाँ, वहाँ से हथियार लाना, कुछ भी सामान बताओ अपनी अगर- और मतलब चलाना। अगर किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है तो जो देश हार रहा है ना, वो अगर ऐसे देश से संबंध बना ले जो विकसित है, तो उस विकसित देश के हथियार उसको मिल जाते थे, वैसे ही वो देश जीत जाएगा जो हार रहा है। सही बात है। तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। भाई चीन का पाकिस्तान का क्या संबंध? चीन का पाकिस्तान का कुछ नहीं है, बस उनकी संबंध है, हाँ? संबंध है। चीन तो ये ले रहा है पाकिस्तान को अपने और। हाँ तो भले ले रहे हैं, भले ले रहे हैं, लेने दो ना, अपने क्या है, पूरे ही लेने दो, अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। चीन वापस हमारा वो शिशु है, हम्म शत्रु का भाई दोस्त बस। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ मैंने बताई है पेज नंबर 1 पे 3। और अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान से सुनना, काम आएगी, स्कूल में ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगी। क्या? संवैधानिक सिद्धांत। संवैधानिक सिद्धांत में अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें हमारा अनुच्छेद 51 है। कौन सा है? 51। इसमें क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे, ये लिख रखा है। एक अनुच्छेद है हमारे संविधान का, मैंने याद किया कौन सा है? 51। और इसमें क्या बात बोल रखी है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। सभी देश शांति से रहें और अपने देश की सुरक्षा खुद करें, मजबूत रखें, ये बात बोल रहा है दूसरे से अपना संविधान। अपना संविधान बोल रहा है कि अपने जो भी देश है वो क्या करें? सबसे पहली बात, अपनी सीमाओं को मजबूत रखें, अच्छे सैनिकों की नियुक्ति करें, और ऐसे नहीं दूसरे देश क्या करें? अतिक्रमण कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने देश के अंदर भी क्या होना चाहिए? शांति, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं दूसरा देश आगे ऊपर गिर रहा है, वो उनको मार रहा है, देश कुछ कर ही नहीं रहा है। ऐसा अक्सर होता है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान में नहीं, भारत पहली बात तो ये युद्ध छेड़ते ही नहीं है। नहीं छेड़ता है, वो आगे आएगी बात में समझाऊंगा तेरे को। ठीक है, जो तू बात बोल रही है ना, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आगे, पूरा मतलब एक कहानी टाइप है। हाँ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो बताया समझ में आ गया। इससे संबंधित कुछ बिंदु दे रखिए। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा, यानी कि निरंतर प्रयास करेगा जिससे देश में क्या हो? शांति बढ़े और फालतू के युद्ध बुद्ध नहीं होवे, और मतलब सुरक्षा मजबूत रहे। ठीक है। दूसरी बात, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना। दो देशों के मध्य युद्ध हो रहा है तो ऐसे नहीं भारत जाके इसको आग हवा लगाए, इसको हवा दे, ताकि दोनों आपस में और अच्छे से भिड़े। ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। ऐसी संविधान में लिख रखा है, ऐसा संविधान में लिख रखा है, इसीलिए नहीं है। अगर ऐसा नहीं लिखा होता, ऐसा नहीं लिखा होता तो कान भर देते और फिर आपस में दोनों देश और अच्छे से कुटाते। सही बात है ना? विचार एक ने तो खत्म हो जाता। तो संविधान की दूसरी बात समझ में आई। तीसरी, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना। यदि कहीं पर झगड़ा हो भी जाता है और फिर संधि होती है, जैसे पहले अंग्रेजों के समय हुई थी, उन्होंने विभिन्न संधियाँ कर ली थी, है ना, मतलब उनका राजाओं को शेयर कर दिया था कि इतना पार्ट तुम्हें देंगे, तुम हमारे अंडर में हो जाओ। तो फिर साहूकार होता था, वो राजा से मतलब किसानों से कर्ज लेता, लगान लेता, वो राजा को देता, राजा अंग्रेजों को देता। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी बात कही गई है कि अगर कोई ऐसी संधि हो जाती है, तो देश में अगर कोई झगड़े हो रहा है, जैसे अपने देश का किसी देश से झगड़ा हो रहा है और हमने मान लिया है कि ये सीमा रेखा है, इसकी हम पालना करेंगे और ये संधि हम नहीं तोड़ेंगे, या कोई नदी आ रही है तो उनका पानी का विभाजन करना है, तो उनका पानी का विभाजन की हम अच्छे से कर देते हैं और हम एक संधि मतलब पत्र हस्ताक्षर कर देते हैं कि ये भारत के हस्ताक्षर हो गए, दूसरे देश के भी हो गए, और ये नियम रहेगा हमेशा, इतना पानी इस देश में जाएगा, इतना इस देश में जाएगा, तो उसके अनुसार बांट दिया जाता है। जब तक वो संधि रहती है तब तक झगड़ा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ही संधि टूटी, झगड़ा शुरू। एक बात बताओ, हाँ। ये नदियाँ कहाँ से आती है? जैसे कोई भी नदी हिमालय से आ रहा है, कोई सी भी नदी हिमालय से आ रही है, हिमालय पर्वत है, जानती है हिमालय पर्वत उधर का के? पानी कहाँ से आता है?
पर्वत में पानी आता है, जैसे चित्तौड़गढ़ के भी है एक झरना है, गोमुख कुंड है, वहाँ से पानी आता है, पता है नीचे गिरता है अपने आप वो। हाँ, वो पहाड़ों से ही आता है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। चट्टानों के अंदर पानी होता है, चट्टानों के अंदर वो कभी खत्म नहीं होता। आता रहता है जमीन से, ठीक है। ये मैं कुछ बात राज नहीं है। कैसे नहीं आई? अब तेरे सामने है चित्तौड़ का फोर्ट, लाइव एग्जांपल देखना। तो गोमुख कुंड से पानी नीचे गिरता है, मैं नहा के भी आया वहाँ पे, वीडियो भी है अपने चैनल पे जिस पे क्लासेस देखती है, देखना उसमें मैंने बता रहा अरे बहुत। उसको गिरता है वो तो पता हाँ है। पता है, तो वो कहाँ से आ रहा है? अब हमने खोद के तो नहीं देखा उसको, तो चट्टानों के अंदर पानी होगा और वहीं से आता है, जमीन के अंदर से आता है, कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं। अब जमीन के अंदर आ रहा है ऐसे, तो जमीन से तो खोद के भी हम पानी निकाल सकते हैं। तो फिर ये नदी है, नदी की क्या जरूरत? लेकिन छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर नदी का निर्माण करती है। छोटी छोटी जलधारा, टप टप करता पानी भी, अगर 10 जगह पानी टप टप करता है तो आगे से एक छोटी सी मतलब एक रैली चालू हो जाएगी, पानी धीरे धीरे इकट्ठा होकर चला जाएगा, ठीक है। पर्वतों में पानी होता है। पाकिस्तान में एक नदी जा रही है हमारे यहाँ से, तो उनका जल भारत विभाजन जाए बंद कर दे तो फिर नहीं कर सकता है, क्यों? वो आगे सारी चीज़ें आगे आएगी, ठीक है। अभी मैं नहीं बता सकता हूँ। कहाँ पे? टाइम नहीं हुआ है, बीच में नहीं पूछना है। हाँ, नहीं कर सकता है क्योंकि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में सुना है, यूएनओ, उसने एक संधि पत्र दे रखा है अपने, जो 3-4 नदियाँ आपने है ना जो भारत से होके जाती है, तो उनका पानी शेयर कर रखा है, आधा पाकिस्तान में जाता है, आधा भारत में आता है। ऐसे अरे अगर भारत वाला चाहे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर मतलब सिग्नेचर हो चुके हैं, भारत ने बोल दिया है कि हम इनका पानी जाने देंगे, हम पानी नहीं रोकेंगे। ऐसे पाकिस्तान वाले बंद कर दे तो हैं, वो भी नहीं कर सकते। वो कैसे करेंगे? पानी तो उनके लिए जा रहा है, भूखे मर जाएंगे, बिल्कुल प्यासे मर जाएंगे। आप बताएं। पढ़ाया तो है हैं? मैं पढ़ाऊंगा, ये आगे है, लेकिन तो पहले डिस्कस कर लिए, मैं पहले कर लेता हूँ, मेरी क्या है, उस किताब में, ठीक है। इसमें है, इसमें यूएनओ नहीं है यूएन के बारे में थोड़ा बहुत होगा, कहीं भी मैं निकाल के बता दूंगा, है, इसमें होगा ठीक है। थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें अंतिम बिंदु है अंतरराष्ट्रीय विवादों को माध्य स्तंभ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी कि कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद हो जाता है, दो देशों के मध्य अगर कोई विवाद हो रहा है तो उसको सोल्व करना है, ना कि उस चीज़ पे अड़े रहना है कि नहीं भाई मैं तो पीछे नहीं हटूंगा। जैसे तैसे मामले का निपटारा करो, ये संविधान का ये अनुच्छेद 51 कहता है, ठीक है। ये अपने सिर्फ इस अनुच्छेद की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी पूछे जाए, IAS में भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 51 के बारे में, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है? क्या बताएंगे? अनुच्छेद 51 बता देंगे, या फिर ऐसे पूछेगा अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। ये कठिन होता है, कोई पूछता है ना 51 में क्या, ये कठिन होता है। 52, 55 हर कोई से पूछ सकता है वो तो, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है तो हम आसानी से आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, मैं एक और सवाल पूछूंगा। प्रतियोगिता परीक्षा होती है, ठीक है, इतनी सारी किताबें पढ़ते हैं हम, उनमें से प्रश्न आते 100-200, मतलब वो पेपर में सिर्फ राइट लगाने देता है, तो उसमें फायदा क्या है? मतलब उसमें क्या होता है? ऐसे समझ, दे देना, समझ, दे देता है, इतनी पढ़ने की क्या जरूरत है? समझ, क्या समझ? जिसमें समझ है ना वही उस पेपर को कर सकता है, बाकी नॉट पॉसिबल। समझ में क्या पड़ा, वो दिमाग लगाना है। कैसे लगाएंगे? मैं कर लेती हूँ। गलत प्रश्न करेगी तेरे नंबर जो आए हुए चले जाएंगे। अगर 150 प्रश्न तेरे पास आए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से अगर तूने गलती से भी बिना कुछ पढ़े हुए 15 प्रश्न ही सही कर लिए या 20 प्रश्न ही सही कर लिए, ठीक है, और 5 प्रश्न मात्र गलत कर लिए, तो 20 में तेरे को 0 मिलेगा नंबर, माइनस हो जाते नंबर। क्योंकि गलत प्रश्न, अगर तुम्हें प्रश्न आता है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर पता है, तो तुम टिक करो, बाकी उसको छोड़ दो। छोड़ दिया तो कुछ नहीं कटेगा। हाँ, नहीं कटेगा, लेकिन गलत भरा तो कटेगा। तो जो आता है वही भरेंगे, फालतू का क्यों भरें? आप अभी परीक्षा देने चलते हो तो आप भरते ही नहीं आते, नहीं आता है, छोड़ना पड़ता है। भर देते हो तो नंबर कट गया। एक भरने का कितना,
एक नहीं, वो तो पेपर पैटर्न पर डिपेंड करता है, अलग अलग पेपर पैटर्न होते हैं, हर एग्जाम का अलग अलग पेपर पैटर्न होता है। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ ले। सुनने दो। 1950 और 60 के दशक में विश्व राजनीति में भारत इन दोनों में से किसी खेमे में शामिल था? क्या भारत अपनी विदेशी नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचे रहने में सफल रहा? हाँ, सही बात है। भारत अधिकतम यही प्रयास करता है कि दो देशों के मध्य झगड़ा हो रहा है तो अपन मध्यस्थता रखें, यानी कि उसको ही कुछ नहीं बोले, उसको ही कुछ नहीं बोले, मौन रहे, है ना। यहाँ किसी को ऐसे भड़काने का काम भारत नहीं करता है, कभी नहीं किया है। अगला बिंदु है गुट निरपेक्षता की नीति। किसकी नीति? गुट निरपेक्षता की नीति। इसमें देखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं। अच्छा, भारत में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन हुए थे, पता है? किसान आंदोलन हुए थे ना, अंग्रेजों ने लगान लगाई थी उसके विरुद्ध, अंग्रेजों ने बहुत से अत्याचार किए थे उसके विरुद्ध, अंग्रेजों ने कई हत्याकांड करवाए थे उसके विरुद्ध। उससे क्या होता है आंदोलन से वो चीज डाउन हो जाती है। अभी पेपर लीक हो रहा है अच्छे से, लेकिन किसी ने आंदोलन कर दिया तो अगली बार सरकार वैसा काम नहीं करेगी। आंदोलन से सरकार की बेइज्जती होती है, पर जिसकी इज्जत नहीं होती उसको कोई कुछ नहीं पूछता है। ये बात तेरे को पता है, समझी? अरे मैं एक बात बताऊं, जैसे मैंने कोई आंदोलन चलाया, अब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा? तो मेरा आंदोलन का क्या लेने देना? कैसे नहीं? तूने किस टॉपिक पर चलाया? नहीं, कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। जैसे तो पढ़ रही है, तेरा उद्देश्य क्या है? यहाँ के पढ़ रही है, उद्देश्य क्या है? अच्छे परसेंटेज बनाने, चीज़ों में समझ विकसित करना। चीज़ों को समझने लग जाएगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तेरा उद्देश्य, तभी तू यहाँ आ रही है और तेरा उद्देश्य 100% पूरा हो रहा है। ठीक है, हाँ बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर? ठीक है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध चल रहे संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इस विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया, अफ्रीका और कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। यानी कि भारत ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। किसके लिए? अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किए थे ना, बहुत मतलब 200 सालों तक हमें गुलाम बना के रखा, तो हम उनसे आज़ाद होना चाहते थे, इसीलिए हमने बहुत सारे आंदोलन किए। 1857 की क्रांति देखी होगी, झांसी की रानी देखी तूने? उसमें बता रखा है स्पष्ट अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए और उसके विरुद्ध हमारे शूरवीरों ने किस प्रकार मतलब उनके जो भी उन्होंने दमन किया था अपने यहाँ, जो भी मतलब हत्याएं करवाई थी, या अपना जो भी अपन को मतलब ब्लैकमेलिंग की थी, ऐसे कह सकते हैं, तो हमने उसका खुल के विरोध किया था, तभी आज हम आज़ाद हुए। ये उसी का परिणाम है। स्वतंत्रता ऐसी थोड़ी मिली क्या? लगभग 50-60 सालों का संघर्ष है। 1857 की क्रांति से ही ये शुरू हुआ था स्वतंत्र होने का। उसी से कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक्टिव थे अंग्रेजों को भगाने में। तेरे को लग रहा है अंग्रेज इतने आसानी से भाग जाते? वो तो व्यापार करने आए थे और उन्होंने हमें अच्छे से जकड़ लिया था। उन्होंने हमारी नस पकड़ ली थी कि इनके गड़बड़ यहाँ है, आपस में लड़ाओ। जैसे मैंने तुम दोनों को लड़ा दिया, तो तुम लड़ा रहे हो कि मेरा तो नाम आएगा नहीं, मैं तेरे को बोलूँगा हाँ अच्छी लड़ रही है, उसको बोलूँगा अच्छा लड़ रहा है, तुम दोनों लड़ाओगे। अपने एक ही देश के दो लोग लड़ा रहे, मैं मजे ले रहा हूँ, ठीक है। फिर तेरे को बोलूँगा कुछ पैसे दे दे, मैं उसको समझा दूँगा, उसको बोलूँगा कुछ पैसे दे दे, उसको समझा दूँगा। मैं कर क्या रहा हूँ? दो को लड़ा रहा हूँ। इसी काम अंग्रेजों ने किया था। पर भारत अब इतना तो काबिल है कि अपना खुद का कर सकता है, तो लेकिन वो अंग्रेजों के ऊपर कब्जा भी तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? अंग्रेज तो इंग्लैंड से आए थे, वहाँ जाके कैसे कब्जा करेगा? इंग्लैंड का कर, इंग्लैंड ने का कर दिया। अपने विश्व का मैप देखना, ऊपर की ओर है, ऊपर वहाँ ठंडा प्रदेश है, बहुत ही ठंडा प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव की तरफ। अभी भी है अंग्रेज तो मेरा तो नहीं है, आते ना उदयपुर में आते, घूमने फिरने आते, जयपुर में आते, घूमने फिरने आते रहते हैं। तो फिर उनको छूट क्यों दी? मतलब आने की पैसे दे रहे हो तो ये आ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, पर्यटन का सरकार को पैसा मिल रहा है। अब हम गुलाम थोड़ी बना सकते, अब तो हम सक्षम हो चुके हैं। तो भारत जाके उनको गुलाम बना देना। क्यों? वाई? ऐसा क्यों? संविधान में क्या लिख रखा है? प्रधानमंत्री हुआ तो वो सारे देशों को बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरे से जलो, उससे अच्छा क्या है कि खुद को अच्छा निखारो। वो तो भारत निखर चुका है, तो बस निखर गया है।
तेरे को पता है? चांद पे पहुंच गए, लेकिन उस अंग्रेजों को भी तो पता चलना चाहिए भारत क्या चीज है। नहीं, वो हम उस समय बेवकूफ थे, हम अशिक्षित थे, हम अनपढ़ थे, तभी तो उन्होंने फायदा उठाया। वो तो पहले वाले मनु कैसे थे, हैं? नहीं पता था हम क्या अंग्रेजों से पहले मुगल राज कर रहे थे हम पे, हैं? मुगल राज कर रहे थे, मुगल क्या? कई वंशों ने राज किया था। हैं? मुगल कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, मुमताज, सब सुना है सुने ना? उन्होंने भी तो राज किया था, मुगल शासन भी तो चला था। इतिहास नहीं पढ़ा भारत का? पढ़ना, मजा आएगा। मुगल किताब पढ़े? मैंने- हाँ। कि नहीं? आप तो ये बताओ, मेरे को पहले क्यों बताओ, क्या भारत में उन्होंने राज कैसे किया? इतिहास में आएगा सब, इतिहास में मिलेगा सारा, ठीक है? सारा इतिहास में आएगा। अभी राजनीति पढ़ रहे तो अपन राजनीति में सीमित रहते। ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनके जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, ठीक है? कुछ नेटवर्क का बताओ। फिर अगला है, आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे थे। देख लो, भारत के लोग भी दूसरे देशों में भी कोशिश कर रहे थे कि भाई यहाँ इन देशों, बहुत सारे देश गुलाम, अपना भारत गुलाम मिल रहा है, बहुत से देश रखे, मतलब शक्तिशाली देशों ने कमजोर देशों को गुलाम बना के रखा है, पहले ऐसा हुआ था। तो अपने यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाकर भी वहाँ आंदोलन कर रहे थे कि इनको स्वतंत्र करो, यानी कि अपने देश ने भागीदारी निभाई, यानी कि दूसरे देशों को आज़ाद कराने में भी अपने देश ने भागीदारी निभाई। बांग्लादेश, हाँ, अभी बताऊंगा भाई, लाहौर, सुनना ध्यान से, सुनना, मैं बता रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था इन्होंने। आपने क्या बोला था? कैप्टन मोहन सिंह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, ना सुनना। वो पढ़ना आप। क्या? PDF कौन सी पीडीएफ? आपने उसमें लिख रखा था। पीडीएफ दी थोड़ी है, दी थोड़ी है पीडीएफ। वो हमारे क्वेश्चन लिखवाए थे, उसमें सर ने दिया था कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। आपने बताया कैप्टन मोहन सिंह। शायद अलग, मेरे को नहीं पता है वो, मैंने कहीं से, वो तो इसी मतलब एक डमी पीडीएफ निकाले थे मैंने। आप कैसे करना, वो मेरा गलत हो जाता। तूने क्या लिखा? वो लिखा था मैंने तो गलत थोड़ी हुआ, हो गया। गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेसन अब पढ़ रहे ना अपन। वो तो तेरे लिए क्विक सॉल्यूशन दिया था, चल कुछ नहीं पढ़ा तो ये पढ़ ले, इसीलिए वो पब्लिकली शेयर की थी मैंने, ठीक है? गूगल का 100% ऑथेंटिक नहीं होता है। अब मैं लेसन पढ़ता तो बहुत टाइम लगता है, इसमें से अब इस आंसर को मैं कैसे ढूंढता, लेकिन अब गलत नहीं होगा क्योंकि अब लेसन पढ़ रहे हैं अपन, समझे? सुनना वापस एक बार और दिमाग में बिठा लेना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें से डिस्कस कर लेते हैं अपन। किसी राष्ट्र की विदेशी नीति से उसके अनुरुद्धि और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है, यानी कि देश की विदेशी नीति किस प्रकार की है ना, किस प्रकार मतलब दूसरे देशों से उसके संपर्क है, और किस प्रकार वो मतलब जैसे कोई दूसरी कंपनियां हैं, चाइना की कंपनी भारत में आके अपना व्यापार चलाना चाहती है, तो भारत किस प्रकार उस पर कंट्रोलिंग करता है ना, किस प्रकार के भारत के नियम कानून है यहाँ व्यापार करने के। पबजी कौन चलाता है? कौन सा देश चलाता है? किसे कोरिया ऐसा कुछ होगा अलग से, मेरे को कंफर्म नहीं है मेरे को, पबजी चलाता है ऐसा मतलब देश का नाम याद नहीं मेरे को, कोरिया या ऐसे कुछ हो सकता है। कोरिया से नहीं होगा। तो फिर क्या है, तेरे को पता होगा, मेरे को नहीं पता है, वे तो कभी कभार खेलते हैं। ठीक है? हाँ, उधर उन कंट्रीज के ही है। अनुरुद्धि और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदार विचारों से प्रेरित था, उनको असर भारत की विदेशी नीति पर भी असर पड़ा, ठीक है? अब पहले की यदि बात करें तो दो चीज़ें थी, एक तो था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा क्या था? सोवियत संघ। ये आपस में मतलब जब इनमें टकराव हुआ था उस समय की बात हो रही है। उस समय मतलब अलग अलग देशों में परमाणु हथियार बनने लगे थे। क्या बनने लगे थे? परमाणु हथियार, यानी कि परमाणु हथियार, यानी कि जैसे तेने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, वहाँ पे परमाणु बम गिराए थे। तो वहाँ पे आज भी जो लोग जन्म लेते ना वो अपंग ही होते हैं। हाँ, अपंग ही होते हैं। तो
ये मिट्टी की उर्वरता भी खत्म कर देता है, इतना मतलब एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो ये बहुत विनाशकारी होता है। ये किसने गिराए थे? हैं? किसने गिराए ये बम? अमेरिका ने। अमेरिका ने वहाँ पे गिराए थे। हाँ, झगड़ा हाँ, क्योंकि पहले उसने उस अमेरिका के कुछ देशों पर कब्जे जमाना चाहा, इसलिए। समझी मेरी बात? हाँ, उसने हेलीकॉप्टर से बम उड़ा दिए। तो ये चीजें अपन को देखने का आई। तो इन चीजों को देखते हुए भारत ने भी दिमाग लगाया कि भाई अपन को भी परमाणु बम बनाने पड़ेंगे। गिराएंगे तो नहीं, पर परमाणु बम क्या करने पड़ेंगे? बनाने पड़ेंगे। क्योंकि कभी क्या पता अपने देश का भी किसी और देश से सामना हो जाए, तो अपने पास भी हथियार होना चाहिए ना। वो धमका, हम भी धमका दे, तू गिराएगा मैं गिरा दूंगा। समझी? तो ऐसी कंडीशन थी। फिर अमेरिका से लाए। फिर अपन अब नेहरू की भूमिका कल देखेंगे, ठीक है? कहाँ से? कि देख लें, पढ़ लें और थोड़ा नेहरू पढ़ लेते हैं। चलो, नेहरू की भूमिका, किसकी भूमिका? जी। यानी जवाहरलाल। जवाहरलाल कौन? नेहरू जी जवाहरलाल प्रधानमंत्री। कौन है? जवाहरलाल। प्रधानमंत्री। जवाहरलाल, क्या पूछ रहे हो? जवाहरलाल या जवाहरलाल? जवाहरलाल। हाँ, तूने क्या लिखा था? जवाहरलाल लिखा था ना? जवाहरलाल। जवाहरलाल। जवाहर। तो अब जवाहरलाल नहीं लिखना है, क्या लिखना है? जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अब इन्होंने, ये विदेश मंत्री भी थे। कौन थे? विदेश मंत्री भी थे। दो इनके पद थे, एक तो प्रथम प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी ये रहे। अब 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना की, यानी कि दिमाग लगाया किस प्रकार भारत की विदेश नीति अपन तैयार करें। अब जब ये विदेश नीति तैयार कर रहे थे तो इन्होंने किन बातों पर ध्यान दिया? सबसे पहली बात, कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, यानी कि हमने जो ये भारत को वापस दोबारा पाया है, स्वतंत्र भारत को, इस भारत के अस्तित्व को बनाए रखना, इसकी संप्रभुता की रक्षा करना पहला उद्देश्य था। किसका? जवाहरलाल जी का। वो ऐसा सोच रहे थे कि दोबारा कभी कोई अंग्रेज नहीं आया और वापस इस भारत को कभी गुलाम नहीं बनाए, दोबारा कोई अंग्रेजों का भाई नहीं आया, वो भारत को गुलाम नहीं बनाए। ये पहला उनका उद्देश्य था विदेश मंत्री के तौर पर। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना। आज वोट के कारण विभिन्न राजनेता लोगों को तोड़ते नहीं तोड़ते, वो साथ में बैठते हैं, अलग अलग पार्टी के लोग हमेशा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन जनता को आपस में भिड़ाते हैं। अपन तो बेर करते हैं ना, जिससे बोलते तू किसको देगा, मैं उसको दूंगा। इस बात से कि अगर कोई एक दूसरे पर आक्षेप लगा देता है, तेरे वन मेरे वन, ऐसे कुछ बात कर देता है, झगड़ा तो लोगों के बीच ही होता है ना, लोगों के बीच प्रेम भाव खत्म होता है, नेता तो साथ में मिल जाते हैं। सही बात है ना? तो कहने का मतलब ये कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, लोगों को एकजुट रखना, ये किसका उद्देश्य था? जवाहरलाल नेहरू का। और इनका पद क्या था उस समय? विदेश मंत्री। समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा इनका जो मेन उद्देश्य था वो था तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, और आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं भी चलाई थी, सबसे मुख्य रोल रहा था। लेकिन बीच बीच में युद्ध हुए, उसके कारण पंचवर्षीय योजनाएं डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, अब गुट निरपेक्षता क्या होती है, मैंने तेरे को बताया था। गुट निरपेक्षता किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपना स्वतंत्र अस्तित्व या अपना मत स्वतंत्र रखना। वो अब आएगा तो हम बात कर लेंगे। हाँ, और अगर इसकी डिटेल आएगी तो अभी सिर्फ गुट निरपेक्षता ही दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ ही लेते हैं साथ में। दो खेमों से दूरी, आजाद। खेमा कहाँ से आ गया? हाँ पटना है। ये आर्थिक विकास करना, हाँ, फिर उसके बाद अमेरिका के खेमे ये भी लेने से। हाँ मैं बता रहा हूँ, मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो बताऊँगा। ठीक है, सोवियत संघ और वो कुछ बताया था ना मैंने, अमेरिका वाला। सोवियत संघ और अमेरिका बीच युद्ध हुआ था पहले, मुझे याद है, भूल गई, थोड़ी देर पहले ही बताया था। हैं, तो बस वही है ना, तो उसी से रिलेटेड है। सुन ले पहले मेरी बात।
आजाद भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण विश्व का सपना था, यानी कि पूरे विश्व में क्या रहे, शांति। ना तो वो कि दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, नहीं दूसरे इसको परेशान करेंगे। तो फिर इन्होंने कौन सी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अब देख सुनना ध्यान से, काम की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों में अपनी सेना भेजी भारत ने। इसके हाँ, शीत युद्ध में जो तनाव हुआ था उस समय भारत ने अपनी सेना भेजी थी। भारत अमेरिका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने दूर रखना चाहता। भारत क्या चाहता था कि मैं मतलब ये जो सैन्य गठबंधन जो हो रहे हैं, यानी कि गठबंधन में क्या होता है, अभी गठबंधन की सरकार बनने की कोशिश करे ना इंडिया नाम की, जिसमें क्या हो रहा है, सारी पार्टियां मिलके एक गठबंधन तैयार कर रही है कि हमें मोदी जी को क्या करना है, हराना है। तो इधर भी बिल्कुल सेना का गठबंधन होता है कि मेरे जरूरत पड़े तो तुम्हारी सेना भेज देना, तुम्हारे पड़ेगी जब मेरी भेज दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में भारत की नीति कैसी थी ये बोलना चाहता है। तो भारत ऐसी कंडीशन में खुद को दूर रखना चाहता था दोनों खेमों से। आप समझ गई, दो देशों के बीच झगड़ा हो रहा है और अब भारत है, भारत इसके साथ रहेगा, इसके भाई थोड़ी लड़ा मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा कुछ काम नहीं। ये ऐसी नीति किसकी थी, भारत की। समझ गई। अरे हाँ, वो पूछो। किसी भी खेमे में शामिल नहीं हुआ था, नहीं तो सोवियत संघ में गया। तो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम दोनों लड़ो, मैं तुम्हारे यहाँ बैठा हूँ, आऊंगा ही नहीं, न तेरे पास आऊंगा न तेरे पास आऊंगा। आसान है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। क्या होगा कि तेरे को चीजें याद आ जाएगी एग्जाम में, देख लेना। मैं बैठे रहूंगी। हाँ, तुम लड़ाते रहो, मैं देख रहा हूँ बस। सारे लड़ाएंगे फिर फिल्म कौन देखेगा, सही बात है ना। तो ऐसी नीति थी। नेक्स्ट, शीत युद्ध के समय अमेरिका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और सोवियत संघ ने इसके जवाब में वॉर्सा पैक्ट नामक संधि का संगठन बनाया। इन्होंने फिर संधि कर ली थी, ठीक है। और भारत ने गुट निरपेक्षता को माना था। संतुलन साधने की कोशिश थी, कभी कभी संतुलन कुछ नहीं साध पाता। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले में लेकर मिस्र पर आक्रमण किया। ब्रिटेन ने किस पर आक्रमण किया, मिस्र पर। कब, 1956 में। किसके कारण, स्वेज नहर के कारण। तो भारत ने भी क्या किया था, औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध किया था, हमला मत करो। तो यहाँ पर भी गुट निरपेक्षता अपन को दिख रही है कि भारत किसी के साथ भी नहीं मिलना चाहता है, ठीक है। देखो लिख रखी एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। भारत का खुद का डिसीजन रहेगा क्या करना है, किसी और के छाड़े नहीं लगेगा। और दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए। अब किसको दिए वो मेरे को नहीं पता है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं। विकासशील देशों को गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्व के सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत अमेरिकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। यानी कि मतलब जब अपने ये हुआ था ना विभाजन, उसके जस्ट बाद की बात है, 3-4 साल बाद की बात, तब ये समझाओ ये। हाँ, मैं समझा रहा हूँ पहले, फिर तो समझा देना वापस, ठीक है। तो इस समय क्या हुआ था कि जो पाकिस्तान जो था, मतलब ऐसा लगा कि ये दोनों आपस में से ऐसा कनेक्शन बिठा रहे हैं दोनों से ना, तो उस समय भारत के और अमेरिका के रिश्ते क्या हुए, बिगड़ गए। लेकिन आज के समय था, आइए डोनाल्ड ट्रंप जी के नए, मतलब जस्ट उसके बाद कौन है, जॉन बाइडेन ही है। हाँ, जॉन बाइडेन, जॉन बाइडेन ही ना, वो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी, तो वो आ रहे हैं। तो अभी वापस रिश्ते मधुर हुए कि नहीं हुए, इतने मधुर हो गए, देखेंगे वो, देखो मोदी जी वो पाकिस्तान ही क्या अच्छा। हाँ, एक समय हमारे भी गठबंधन हुआ था यहाँ की सेना से, लेकिन आज के समय तो इनके पास कुछ है ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं है पाकिस्तान में, डेवलपमेंट ही नहीं। पहले गठबंधन हुआ था ना पाकिस्तान की सेना का और अमेरिका का, तो भारत के बीच खटास पैदा हुई थी ना। तेरी कोई सहेली दूसरी से ज़्यादा बात करिए, तेरे से कम करिए, तो वो उसको छाड़े लगाएगी, तेरे खटास पैदा होगी कि नहीं होगी। वो तेरे से कम बात करेगी कि नहीं करेगी, तेरे खिलाफ भड़काएगी तो कम बात करेगी कि नहीं करेगी। तो उस समय भी कुछ ऐसे ही हुआ था, लेकिन आज फिर से मिठास हो गई है। तो पाकिस्तान नहीं, वो कोशिश कर रहा था अमेरिका से संपर्क साधने की, तो अपने मतलब उन्होंने कुछ ऐसे गलत पॉइंट रखे होंगे हमारे बारे में, तो मतलब गलत बात बोल कर तो हम किसी को मतलब गुमराह कर सकते हैं, लेकिन सच कितनी देर चुकेगा, आज सामने आ गया है सच। नेक्स्ट, मैं बताऊं, एक मिनट बता रहा हूँ ना। अमेरिका सोवियत संघ से
भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था। अमेरिका क्या था? नाराज। किससे? भारत से। क्यों? क्योंकि भारत किससे संबंध बना रहा था? सोवियत संघ से। किससे? अगर भारत सोवियत संघ से संबंध बनाएगा तो अमेरिका नाराज होगा, बोलेगा यार मेरे से दोस्ती करता तू, लेकिन पहले तो वो पाकिस्तान से कर रहा था और भारत के और पाकिस्तान के जमती ये नहीं, तो भारत ने क्या बोला? थो नहीं तो थारो गई सोवियत संघ। ठीक है, अब बता, अब क्या बताना है बता। और किसी भी खेल में शामिल नहीं हुआ था। हाँ, वो तो बात कब की हुई? तो फिर भारत सोवियत संघ में कैसे आए? विथ एग्जाम्पल नहीं, वो मतलब उससे संबंध, मतलब संबंध, रिलेशन बैठा था, युद्ध की बात कर ही नहीं रही। हाँ। हम बात करें भारत विभाजन की। जब भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान और भारत अलग हुए थे, उस समय पाकिस्तान की सेना का गठबंधन अमेरिका के साथ हो रहा था, तो भारत के रिश्ते बिगड़ गए। भारत के रिश्ते अमेरिका से बिगड़े तो भारत ने सोवियत संघ से टाका जोड़ लिया। तो अमेरिका गुस्सा हो रहा है कि यार भारत तुम मेरे से दोस्ती तोड़ी, मतलब पहले वापस वो मिठास बोल रहा है ना कि यार वो उससे मिल गया था। दोनों महाशक्तियाँ थी ना उस समय, सोवियत संघ और अमेरिका। अपन ये नहीं तो ये, अपने तो कोई भी शक्तिशाली विकसित देश चाहिए, हथियार तो नहीं देगा, ये नहीं देगा। सोवियत संघ ने भी वो हथियार बनाए। मैं क्या समझा रहा हूँ? अब मैं जब सोवियत संघ मतलब बोला था कि भारत या तो इसमें शामिल हो जाए या इसमें शामिल हो जाए, हस्ताक्षर कर दे, तब भारत ने मिश्रित अपनाई व्यवस्था। वो बात तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठा के अमेरिका से की क्या? अमेरिका में शामिल हो गया वो। अरे मैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात कर रहा हूँ, तो किसकी बात कर रही है? अंतर्राष्ट्रीय यानी भारत का दूसरे देशों से संबंध, जबकि मैंने तेने एक विथ एग्जाम्पल समझा दिया है। ये एक उदाहरण है। अगर तेरे से कोई प्रश्न पूछता है ना कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों से किस प्रकार थे, तो समझा सकती है 1950 में जब भारत के संबंध अमेरिका से बिगड़े तो भारत ने सोवियत संघ से संबंध बना लिए। बस ये लाइन लिखनी। तो क्या बता रही? अब बता, कितना अच्छे से समझाया। अरे अमेरिका के बीच खटास इसलिए पैदा हुई क्योंकि वहाँ उसने पाकिस्तान को कारण थोड़ी पूछा मैंने, कारण तो पूछ ही नहीं रहा, जब पढ़ा रहा हूँ मैं पूछूंगा। क्या पूछा आपने? मैंने ये पूछा कि भारत के अन्य देशों से संबंध किस प्रकार थे, या भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूसरे देशों से किस प्रकार थे। तो तेरे को क्या बताना है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान अमेरिका से रिलेशन बना रहा था, तो इसने कुछ कानाफूसी की होगी, तो फिर उसने अपन को थोड़ा सा गलत समझ लिया होगा, तो अपने रिलेशन बिगड़ गए। अपने रिलेशन बिगड़े तो अपन अपने कोई बात नहीं, अमेरिका बात नहीं करना चाहता है तो अपन ने किससे बात कर ली? बस ये समझाना है, ये समझाना है। तू रीज़न बता रही है, लेकिन रीज़न अगर तेरे को जरूरी लगता है तो वो मैं नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, मेन बात ये समझने की, अगर समझ लिया तो किसी को समझा सकती है, नहीं समझा तो तुम लाइन टू लाइन रीड करके कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने हाईलाइट कर रखी है, वही चीज़ मैं यहाँ समझा रहा हूँ। भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई। इस नीति में जोर आयात को कम करने पर था, यानी कि चीज़ें कम खरीदी जाए। समझी? यानी कि भारत अपना डेवलपमेंट करना चाहता था, उसने एक तरीका अपनाया कि चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट मत करो। मंगाओगे तो पैसा बाहर जाएगा, दूसरे देश विकसित होंगे। अपना पैसा दूसरे देश, जैसे अभी चाइना से मोबाइल ला रहे तो अपना देश वहीं जा रहा है, पैसा जा रहा है, फिर वही अपन को आंखें दिखा रहा है, अपने ही पैसे से अपन को आंखें दिखा रहा है अपनी सीमाओं पर कब्जा करते हुए। सही बात है। तो अपन का पैसा चाइना में जा रहा है तो चाइना विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और तो होना ये चाहिए कि नियोजित विकास हो और भारत में चीज़ें विकसित होने लगे, ताकि यहाँ से चीज़ें बाहर जाए। अब चंद्रयान 3 की सफलता क्या दिखाती कि दूसरे देश भी भारत की मदद से अपना यान कहाँ भेज सकते हैं? चांद पर। तो भारत की इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या इनकम कैसे लेगा भारत? पैसे लेगा, ऐसी थोड़ी भेज देगा उसका यान। 700-800 करोड़ अगर लगे तो डबल लेगा, टेंशन क्यों लेगा? 1500-1600 करोड़ ले लेगा, लाभ है। तेरा यान भेजना है, मैं भेज दूंगा, सॉफ्ट लैंडिंग कराऊंगा एकदम। अरे वो उन्होंने पर ऐसे तो नहीं होता है। क्यों? कैसे भेजेंगे भारत वाले? भेजेंगे वो, लेकिन माल प्रोडक्शन तो अपन से खरीदेंगे ना। बोलेगा अरे यार तुम्हारा रॉकेट हमें दे दो, हमें भेजना है। मान लो कि
ले जाएगा हमारा रॉकेट। हमारा रॉकेट इतना सक्षम है कि बहुत मतलब बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उसको अंतरिक्ष में पहुंचा दिया। और हमारे मतलब जो भी पार्ट होते हैं ना, जैसे गाड़ियों के पार्ट होते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही वो पार्ट हमारे भारत देश से खरीदे जाएंगे, क्योंकि वो सक्सेसफुली वर्क कर रहे हैं। समझी? हाँ, कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे चंद्रयान प्रॉपर्ली लैंड किया, कैसे किया, उसके सारे सेंसर्स प्रॉपर्ली काम कर रहे थे, ठीक है। और वैज्ञानिकों को दिमाग भी तो था, सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है, उनका माइंड भी तो था कैसे पूरा प्रोग्राम करना है। और सॉफ्टवेयर भी लगा हुआ है उसमें, सारा सॉफ्टवेयर को पता है कि किस प्रकार नीचे अपन को मतलब उतरना है चांद की सतह पर। तो वही चीज़ है। वैज्ञानिकों को क्या पता है कि वहाँ पे चांद पे ऐसे जैसे करेगा। सैटेलाइट के थ्रू सारी इमेजेस आ जाती है, सैटेलाइट के थ्रू सारी इमेजेस आ जाती है। ये सैटेलाइट क्या होता है? हैं? ये क्या होता है? ऐसे तो प्रश्न पूछती जाएगी, पार्ट अधूरा रह जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ, आप तो बताओ ना। नहीं, अब सैटेलाइट की बात हम फिर कभी करेंगे। नियम बता दो, बाहर निकल गई तो। बता दो। क्या है? जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के ऊपर 3 या 4 मतलब 3 सैटेलाइट अपने छोड़ रखे हैं। वो सैटेलाइट क्या करते हैं, पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहते हैं और पूरी पृथ्वी पर नज़र रखते हैं और फोटो खींच के भेज देते हैं। अभी अपने डिस्क लगाते हैं ना, डिस्क थोड़ी सी हिल जाती है तो क्या होता है, टीवी नहीं चलती। तो डिस्क किससे कनेक्ट है, उस सैटेलाइट से तो कनेक्ट है, वो अपन को दिख नहीं रहा है लेकिन उससे कनेक्ट है, सैटेलाइट से। 3-4 छोड़ रखे हैं? 3-4 छोड़ क्या? सैटेलाइट। हाँ, बहुत से सैटेलाइट होते हैं, बहुत से सैटेलाइट होते हैं, अलग अलग चीज़ों को जानकारी कलेक्ट करते हैं। जैसे हम क्या करें वो देखते सब। हम क्या करें वो सब देखता है सैटेलाइट। सब देखता है। फिर वो किसको भेजता है? इंफॉर्मेशन किसको भेजता है? वो जानकारी रिसर्च सेंटर में जाती है, जिसका सैटेलाइट होता है ना उस कंपनी के पास जाती है। फिर वो कंपनी वाला क्या करता है उसका प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से यूज़ करता है, जैसे टीवी में दिखाते ना कि यहाँ पे ये घटना हो गई, यहाँ पे ये घटना हो गई। अच्छा, तभी मैं सोचूं उसको कहीं पे कुछ घटना हो जाती तो तुरंत वो मीडिया वाला कैसे पहुंच जाता? सैटेलाइट के थ्रू। अनपढ़ पहला घटना होने से पहले वो कर लेते, पढ़ लेते। नहीं, घटना होती है तभी जाते हैं, लेकिन वो जानकारी हमारे पास तुरंत पहुंचती है ना, वो सैटेलाइट के कारण पहुंचती है। आजकल तो मोबाइल है ना, तो मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। अरे नहीं, जैसे लेकिन टीवी में जो देखते हैं ना वो सैटेलाइट के थ्रू होता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो सब बताएंगे कि कार इस तरह से आ रही थी, फिर ये सब घुसला गई। हाँ, तो वो उनको क्या पता कार ऐसे आ रही। तो हर जगह न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, हर जगह न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने अपने वो है देवे कि यहाँ पर घुसलाएंगे। नहीं, हर इलाके में होते हैं एजेंट, जो क्या करते हैं न्यूज़ को कलेक्ट करके देते हैं। तू भी ज्वाइन कर सकती है, भले तो तेरे यहाँ की कोई लोकल इन्फॉर्मेशन है, पहुँचा उनके पास ऐसे। नहीं, उनको है इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगी? आगे बढ़ते हैं। ये इसमें संसाधन आधार तैयार करने पर जोर दिया गया। परिणाम स्वरूप निर्यात के मामले में प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया में भारत का आर्थिक लेन देन जो था वो बड़ा सीमित था, यानी कि उस समय इतना भारत में डेवलपमेंट था नहीं। थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर चाइना की बात करेंगे। एफ्रो एशियाई एकता है ना, एफ्रो एशियाई एकता, इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति संभावना को भांपकर नेहरू ने विश्व मामलों को खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू के दौर में, सुनना, भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। नेहरू जी ने दूसरे देशों से संपर्क बनाने शुरू कर दिए। नेहरू जी ने किससे संपर्क बनाए? अफ्रीका से। किससे बनाए? सुनना है, बहुत मजा आएगा। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता के पैरोकारी करते थे। बोले थे ओ अपने तो बहुत अच्छे मस्त संबंध है, जब भी जरूरत पड़ेगी देश काम आएगा, ऐसे मतलब पैरोकारी करते थे। हाँ, अच्छा बताते उसको कि मैंने संबंध बना लिया, मजा आ गया, ऐसे होगा ये होगा, ऐसे फेंकते थे। तो फिर ऐसा होने के बाद नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 में मार्च में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कर डाला। अब 1947 का मार्च, जैसे अपना देश आज़ाद हुआ और उसने सम्मेलन कर दिया कि भाई तुम भी आ जाओ हमारे देश में, देखो हमारी कैसी क्या व्यवस्था है, मतलब रिलेशन बिठा रहा था जैसे आज बिठा रहे अपन। तो रिलेशन जैसे बैठे तो भारत को आज़ादी मिलने, हाँ ये आज़ादी से पहले से आज़ादी ना, अगस्त में आज़ादी मिली थी ना, तो ये मार्च 1947 की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि आज़ादी के 5 महीने
पहले की बात है, ये साफ सम्मेलन करने लग गए। मतलब अफ्रीका के जो लोग थे उनको बुलाने, जो भी राष्ट्रपति थे उनको बुलाने लग गए, उनके साथ संबंध बिठाने लग गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ सुनना। भारत ने इंडोनेशिया को अपनी आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किया, यानी कि इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भी भारत ने उसकी हेल्प की थी, भले हथियार के मामले में वो किसी प्रकार से। 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें भारत समर्थक था उसका। और दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद हुआ था उसमें भी भारत ने विरोध किया था कि ऐसे रंग के आधार पर लोगों का विभाजन नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे देशों में भी भारत अपना सक्रिय योगदान दे रहा है उनको स्वतंत्र कराने में या वहाँ की कुरीति हटाने में। इंडोनेशिया का एक शहर बाडुंग एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ था। इसे बाडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आया था तेरे? आया था मेरे को याद है। हाँ आया था ये, हाँ आया था। अफ्रीका और एशिया के 9 स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का चरम बिंदु था। बाडुंग सुनो बाडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में। सितंबर में कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में। यह प्रश्न तेरे आया था शायद। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू ने महती भूमिका निभाई इसमें। ठीक है, तो ये एफ्रो एशियाई एकता की बात हुई है और नेहरू जी ने किस प्रकार इन देशों से संबंध बनाए। उसके अलावा 1947 के मार्च में किस प्रकार इनका ये सम्मेलन हुआ, एफ्रो एशियाई, हाँ क्या नाम है इसका सम्मेलन का? एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस है ना, एशियाई संबंध सम्मेलन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस। वहीं प्रास में लिख रखा है। फिर और भारत ने इंडोनेशिया में भी मतलब हेल्प की थी उसको आज़ाद कराने में। उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का भी भारत ने क्या किया था? विरोध किया था। और बाडुंग सम्मेलन हुआ था। बाडुंग सम्मेलन, इसमें क्या हुआ था? गुट निरपेक्षता की नींव इसमें पड़ी थी। ठीक है, और एक और इसमें एक डेट क्या दे रखी है बताओ? 1961 में क्या हुआ था? सितंबर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन हुआ था। समझ गई कि नहीं? अब इसमें क्या समझ नहीं आया? ये समझ में नहीं आया कि बागडोर ये क्या? सब एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है जहाँ पे सम्मेलन हुआ था। जैसे कमरपुरा में कोई मिल रहा है तो कमरपुरा सम्मेलन हो गया, मुरला मिल रहा है तो मुरला सम्मेलन हो गया। सम्मेलन क्या? वहाँ पे दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं बस। ठीक है, जो भी टॉपिक होता है उस पर मीटिंग करते हैं। कल हम पढ़ेंगे चीन के साथ शांति और संघर्ष। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? अरे आगे क्या? ओके, ये बात तीसरी बार रिवीजन हो रहा है। कोई बात नहीं ना, होने दो। रिवीजन तो हो रहा है बड़े